नाज़रीन, ईरान भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और यह जंग भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जो ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया है और जो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया है, इसके बाद हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। हर तरह की रिस्ट्रेंट्स का खात्मा हो गया है और बिल्कुल हालात जब वो बेकाबू हो गए हैं। ईरान की जानब से साइप्रस के ऊपर जब अटैक कर दिया गया है, साइप्रस में बरतानवी बेसेस को निशाना बनाया गया। ईरान ने दरअसल नाज़रीन ग्लोबल रिस्पांस का ऐलान कर दिया है और यह वो है जिसके बारे में ईरान पहले खबरदार करता रहा है। ईरान जो भी आज कुछ कर रहा है, इसके बारे में वो पहले खबरदार करता रहा है। अमेरिकी बेसेस को हिट करेगा, इसको वो खबरदार करता रहा है। एक रीजनल वॉर छिड़ जाएगी, इसको वो खबरदार करता रहा है। और ईरान ने यह कहा था कि हमारा रिस्पांस सिर्फ इस रीजन तक महदूद नहीं होगा। तो इस वक्त हम रीजन से निकलकर यूरोप के अंदर दाखिल हो गए हैं। साइप्रस यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और साइप्रस में जो बरतानवी बेसेस हैं, उसके ऊपर ईरान की जानिब से अटैक कर दिया गया है। बरतानिया ऑलरेडी इस जंग के अंदर शामिल है। बरतानवी वॉर प्लेन्स इस जंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और वो कहते हैं जी हम तो डिफेंसिव पर्पस के लिए ले रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया कि डिफेंसिव साइकोलॉजी और डिफेंसिव डॉक्ट्राइन क्या है कि इजराइल जाए, वो बमबारी करके आ जाए, आगे से कोई जवाब देने के लिए आए तो कहो जी हम तो इजराइल का दिफा कर रहे हैं। तो इजराइल को ये जो प्रोटेक्शन देना है, ये उसको फैसिलिटेट करना है और उसको इस काबिल बनाना है कि वो ऑफेंस जारी रख सके। अगर ये वेस्टर्न पावर्स इकोनॉमिकली और मिलिटरीली और प्रोपेगेंडा और मीडिया और इस सब डायमेंशंस के अंदर इजराइल को प्रोटेक्ट ना करें तो इजराइल की क्या जरूरत है कि वो खित्ते के अंदर जब बदमाशी करता फिरे। तो वो सब साथ हैं तो बदमाशी हो रही है। तो इसलिए अब ईरान जो है वो उन ग्लोबल एरोगेंट पावर्स के साथ भिड़ गया है जिनका जुल्म, ज्यादती और जबर वो तमाम लाइंस है वो क्रॉस कर चुका है, हद से बढ़ चुका है। आप देखिए इस वक्त हम कौन सी दुनिया के अंदर रह रहे हैं कि जिसमें किसी मुल्क की किसी भी लीडरशिप को निशाना बनाया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है, उसको घर से उठाया जा सकता है, उसकी फैमिली समेत उसको मारा जा सकता है, उसकी फैमिली समेत उसको घर से उठाया जा सकता है। यह दुनिया है। अगर दुनिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में तो बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन सलामती और मोरालिटी में हम कहां पर खड़े हुए हैं? ये तो अमेरिकी और इजरायली बिहेवियर ने दुनिया को कई 100 साल पीछे जब धकेल दिया है। जो सो कॉल्ड एफर्ट्स पिछली दहाइयों में हुई थी दुनिया को आगे ले जाने की, तो दुनिया ने तो इस अंदाज में आगे जाना था कि यहां पर कोई मोरालिटी हो, कोई इंटरनेशनल लॉ हो, कोई रूल हो, कोई ज़ाब्ते हो, कोई अमन हो। साइंस और टेक्नोलॉजी तो फिर उन्हीं लोगों को और मुल्कों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो रही है ना। तो ईरान भिड़ गया है नाज़रीन ग्लोबल एरोगेंट पावर्स के साथ, जिनका इसके सिवा कोई हल नहीं है कि उनको ताकत के साथ जवाब दिया जाए, क्योंकि वो कोई और लैंग्वेज समझने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने बरस उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। और आप जरा इजराइल की बदमाशी का अंदाजा लगाइए। इस वक्त इजरायली मीडिया कह रहा है कि हमारा अगला हदफ जो है वो उर्दगान है, यानी इस रीजन में इजराइल ने चुन चुनकर एक एक लीडर को निशाना बनाया है, उसको तज़हीक किया, उसको फिर जान से मारा। मुअम्मर कज़ाफी को सड़कों पर घसीटा गया। और ओआईसी की भी जरा खामोशी का और मुनाफकत का अंदाजा लगाइए कि हर ओआईसी लीडर जो जान से गया है, ओआईसी ने कहा है ये तो था ही बुरा। ओआईसी ने भी माना है और खामोश सदाम हुसैन पर क्या किया ओआईसी ने, बशार अल-असद और कज़ाफी पर क्या किया ओआईसी ने। तो अब भी ओआईसी खामोश है। ओआईसी ने अभी तक ईरान पर हमले को कंडेम नहीं किया। और ये जो बेसिस पर जी अटैक हो रहे हैं, अमेरिका जाकर ईरान पर अटैक करे तो ठीक है, ईरान अमेरिका पर अटैक करे तो वो इन पर हमला है। और ये दुनिया की कौन सी लॉजिक है? और ये जो इस वक्त तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशा लगा ही इसलिए है कि इन्होंने ये बेसिस दी हुई है। अगर इन्होंने ये बेसिस ना दी होती तो ये तमाशा और सर्कस यहां पर लगना भी नहीं था। अभी जो सारा बिल्डअप हो रहा था वो इन बेसिस के जरिए हो रहा था। जो सारी पेट्रोलिंग हो रही थी, इंटेलिजेंस हो रही थी, वो सारी इन बेसिस के जरिए हो रही थी। तो ये बेसिस के जरिए ही अमेरिका काबिल हो पा रहा है ना। भाई बेसिस नहीं होंगी तो बिल्डअप नहीं हो सकेगा, पेट्रोलिंग नहीं हो सकेगी, लॉजिस्टिक सप्लाई और मेंटेन नहीं हो सकेगी, हमला भी नहीं हो सकेगा। तो ये सारा भाई बाकी सारी दुनिया अपनी सिक्योरिटी खुद कर रही है, ये अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं कर सकते। और अगर आपने किसी को सिक्योरिटी के लिए बुलाया है तो फिर वो जा जाकर लोगों के घरों में घुसता फिरे और उनको तबाह करता फिरे, ये कौन सी लॉजिक है? ठीक है ना। तो इस लॉजिक को अब देखें, अब बातें नहीं है, अब कोई बयानियां नहीं है, अब है ताकत और बेइंतहा ताकत और बगैर किसी रुकावट के ताकत, जिसको हम सही ऑल आउट वॉर कहते हैं ना, सही ऑल आउट वॉर, वो इस वक्त हम देख रहे हैं। पिछली जो जंग थी वो बहुत बड़ी जंग थी 12 दिन की, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रेंट था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं हुआ, अमेरिकी बेसिस पर उस तरह से हमले नहीं हुए, सिंबॉलिक एक ही अटैक हुआ। जो बेकाबू जंग है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। और ईरान के पास इसके सिवा अपनी बका का कोई चारा नहीं है कि वो बस तबाही मचा दे और इतना डैमेज इनको करे कि ये इनकी दोबारा जुर्रत ना हो किसी और मुल्क पर अटैक करने की, और ये मजबूर हो जाएं कि ये ईरान पर हमले बंद करें और ट्रंप मजबूर हो जाए ईरान पर हमले रोकने के लिए। ईरान का सर्वाइवल, अब ईरान की फतह इसमें होगी कि ईरान एज अ स्टेट सर्वाइव कर जाए, चाहे उनका जितना भी डैमेज हो जाए। तो अब ईरान ने अनाउंस किया है कि हम ग्लोबल रिस्पॉन्स देने वाले। ईरान के सदर ने अनाउंस किया है
हमारा रिस्पॉन्स अब ग्लोबल होगा। अमेरिका, इजराइल और उसके इत्तेहादी और उनके तमाम मफादात वो हमारे निशाने के ऊपर है। और जंग ऑलरेडी इस रीजन से बाहर निकल चुकी है, चाहे वो मुजाहरों की सूरत में हो और चाहे वो मिसाइलों की सूरत में हो। मिसाइल भी अब इस रीजन की हदूद को क्रॉस कर चुके हैं और वो साइप्रस पहुंच चुके हैं। तो नेटो भी इस वक्त हिला हुआ है और नेटो भी इस जंग में है। नेटो आप किसको कहते हैं? बर्तानिया, अमेरिका, फ्रांस, यही नेटो है ना। तो नेटो इस जंग में ऑलरेडी है। तो ईरान ने जो बर्तानिया और ये साइप्रस के ऊपर अटैक किया, इससे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान के इरादे किस हद तक वाज़ेह हैं। उनके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। और जिबूती वेरी इंपॉर्टेंट, यमन के सामने और सोमालीलैंड और ये सारा, जिबूती में जो सारी बेसेस हैं यूरोप की और अमेरिका, ये सारे वहां पर हाई अलर्ट हो रहे हैं क्योंकि बहरा रूम का महाज खुल गया है और बहरे हिंद का महाज खुल गया है और अब बहरे अहमर का जो महाज है वो खुलने जा रहा है। इस वक्त यमन और हिजबुल्लाह के हमले किसी भी वक्त हो सकते हैं। हो क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं हो रहे कि ये एक लंबी जंग है और इसमें आपने रिसोर्सेज बचा कर रखने हैं। ईरान इधर मिसाइल मार रहा है, उधर ड्रोन मार रहा है, तो उनके पास पता नहीं कितने हैं कितने नहीं है, वो कितने दिन जारी रख सकेंगे। तो हिजबुल्लाह और यमन आप समझ लें सिर्फ राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। वो राइट टाइम अगले मिनट भी हो सकता है, आज रात भी हो सकता है, किसी भी वक्त जब वो हो सकता है। लेकिन हम एक प्रॉपर रीजनल वॉर में आज रात हो जाएंगे, आज रात उसमें दाखिल हो चुके होंगे। इस वक्त जब वो ईरान ने नए जो वेव्स ऑफ मिसाइल हैं वो इसराइल की तरफ फायर किए हैं, गल्फ बेसिस पर फायर किए हैं, दुबई में, रियाद में, दोहा में, बहरेन में एक बार फिर धमाके सुने गए हैं और धमाके हैं। पूरा कैपिटल, पूरे रीजन के कैपिटल इस वक्त धमाकों से गूंज रहे हैं। अच्छा, यूएई ने कहा है कि हम खामोश नहीं रहेंगे ये जो ईरान बार बार हमले कर रहा है। ओ भाई, ये जो अमेरिका जाकर ईरान पर हमले कर रहा है तो ये इन्हीं की तरफ से कर रहा है ना एक तरह से। भाई इन मुल्कों की जो सिक्योरिटी है, इन्होंने तो अपनी सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले की हुई है ना। तो इनकी तरफ से जो भी रिस्पॉन्ड जाएगा वो अमेरिका ही ने करना है। तो अमेरिका ऑलरेडी ईरान पर हमले कर रहा है और पहल भी अमेरिका ही ने की है। तो खामोश नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे? ईरान पर हमला करेंगे और कहां जाकर करेंगे? तो बात फिर वही है कि जैसे गजा पर एक वो अप्रोच ली गई जिसका नुकसान ही हुआ, तो अगर यहां पर भी यही अप्रोच लेनी है तो ना उससे रियलिटी बदलेगी ना उससे हकायक बदलेंगे, बल्कि रिजल्ट्स जब वो जरूर बदल जाएंगे और इससे ज्यादा खसारा जब वो होने वाला है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना कि ईरान ने वहां इधर उधर अटैक किए हैं बेसिस से हटकर, वो एरियाज हैं जहां पर सीआईए बैठी हुई है, वहां से बैठकर ऑपरेट कर रही है, मोसाद बैठी हुई है, बाकी इनके सिक्योरिटी पर्सनल्स बैठे हुए हैं, तो उनकी रिहाइशगाहें हैं, कहीं वो बैठे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो उन पर ईरान ने अटैक किया है। मिलिट्री साइट्स और उसके साथ लिंक जो एरियाज हैं उनको ईरान ने जब निशाना बनाया है। सिविलियन टारगेट्स को ईरान, मुझे आप बताइए कोई सेंस बनती है कि ईरान इन मुल्कों में जाकर सिविलियन टारगेट्स को हिट करेगा, एयरपोर्ट को बिला वजह निशाना बनाएगा? पहले ही सारा बयान है उसके खिलाफ है, वो जानबूझकर ये बयान, ईरान ने तो इसराइल में सिविलियंस को हिट नहीं किया था, तो यहां पर वो क्यों जब निशाना बनाएगा? सो ऑयल टैंकर्स के ऊपर जो हमले हैं वो शुरू हो गए। पहला ऑयल टैंकर्स के ऊपर जो अटैक हुआ है, अच्छा ओमान के ऊपर बड़ा कंप्रीहेंसिव अटैक, जो अमेरिकी वहां पर एसेट्स हैं उसके ऊपर ईरान ने बड़ा कंप्रीहेंसिव अटैक किया। देखिए ईरान के पास अब क्या बच गया है कि उनका सुप्रीम लीडर ही शहीद हो गया। 40 से ज्यादा शख्सियात हैं जो इस वक्त निशाना बनी है और ईरान का तो सब कुछ, यानी ईरान के ऊपर तो उन्होंने हमला कर दिया ना, उनकी लीडरशिप जानों से जा चुकी है, ईरान के पास तो कुछ भी नहीं बचा है। तो अब ईरान ने अगर कोई बका उसकी हो सकेगी और अपने मुल्क को एज अ मुल्क वो बचा सकेगा तो वो इसी सूरत में हो सकेगा कि वो एक हैवीएस्ट कॉस्ट जो है वो इन पर इन्फ्लिक्ट करे, इनको पे करनी पड़े, तभी इनकी दौड़े लगेंगी, तभी ये पीछे भागेंगे। तो अब बयानिया क्या है, कौन क्या सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब मिसाइल जाएंगे और हर तरफ मिसाइल जाएंगे, वो साइप्रस में भी जाएंगे और ये बात ध्यान में रखिए कि वो साइप्रस से आगे भी जाएंगे। और ये बात भी आप छोड़ दें कि वो टर्की में बेसेस हैं तो वो नेटो कंट्री है, इसको भूल जाए। ये अब हर जगह पर अटैक होगा और नेटो ने आना है तो शौक से आ जाए। नेटो पहले कौन सा नहीं है मुझे बताइए भाई? अमेरिका भी, नेटो अमेरिका ही तो है और नेटो बरतानिया और फ्रांस ही तो है, तो वो हैं। तो अगर उन्होंने फौजें मजीद ईरान में उतारनी है तो फिर उतार दें, ठीक है ना। तो इसमें यानी कि अमेरिका में तनकीद हो रही है कि भाई ये ट्रम्प ने जंग शुरू की है, इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, और यूरोपियन इकोनॉमीज अगर अफोर्ड करती हैं तो फिर आ जाएं, एक और जंग के अंदर आ जाएं। और जंग क्या है, ये क्या है, किस लिए ये सारा हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि ईरान इज द ओनली ओआईसी कंट्री जो इनके सामने झुका नहीं है, बस यही है ना। अगर वो भी उसी तरह लेट गए होते तो क्या मसला था? और इसराइली जो एक्सपेंशनिस्ट गोल्स हैं उसमें अगर सामने को खड़ा तो ईरान है, और आज इसराइली मीडिया कह रहा है अगला हदफ हमारा उर्दगान होगा, तो ईरान पर मामला खत्म नहीं होगा। आज ओआईसी खामोश है तो जी, और ये खामोश थे बशार अल-असद और सद्दाम हुसैन, और लिबिया पर भी, कजाफी पर भी ये खामोश थे। अब ये ईरान पर खामोश है तो कल को फिर वो कह रहे हैं उर्दगान हमारा निशाना है। तो वो दो और मिलिट्री पावर्स की तरफ बढ़ेंगे, वो है टर्की और पाकिस्तान। ये बात ज़हन में रख लें। और उनका मीडिया खुलकर ये बात कर भी रहा है, और उनके हाई ऑफिशियल, उनका फार्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह चुका है कि देखें, वो ये कह रहे हैं कि सुन्नी एक्सेस के खिलाफ हमारा अलायंस बन रहा है। तो सुन्नी एक्सेस ईरान है,
सुनी एक्सेस तो तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और मिस्र है। तो अगला अगला टारगेट वो पहले ही सेट कर चुके हैं। तो इसलिए ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है और बड़ा मुश्किल टाइम है, और हम न्यूक्लियर वॉर और आलमी जंग के खतरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले जरा हेडलाइंस देखिए। ईरान ने ग्लोबल रिस्पांस का ऐलान किया। ईरान के सदर इस वक्त अभी तक जो खबर है कि वो महफूज हैं, जो उनकी ताजा तरीन स्टेटमेंट कुछ देर पहले आई है, क्योंकि अब मिनट के अंदर कुछ भी हो रहा है, इस वीडियो के अंदर क्या कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ताजा तरीन जो ईरान के सदर की स्टेटमेंट आ रही है, सुप्रीम लीडर को जो निशाना बनाया गया है, यह डेक्लेरेशन ऑफ वॉर है पूरी ओआईसी वर्ल्ड के ऊपर। ये खुली जंग छेड़ दी गई है और बिल्कुल इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। ये पूरी ओआईसी वर्ल्ड के ऊपर उन्होंने जंग लॉन्च की है। देखें, पूरी ओआईसी वर्ल्ड इसमें ड्रैग हो गई है ना। तो ईरान जो तरक्की कर रहा था, जो सब इख्तलाफात खत्म हो रहे थे, उस सब एफर्ट्स को रिवर्स ही किया जा रहा है ना। तो ओआईसी का सबसे बड़ा लीडर था सुप्रीम लीडर, तो उसके ऊपर जंग, पूरी ओआईसी वर्ल्ड के ऊपर जंग है। अब गवर्नमेंट्स ना माने वो अलग बात है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने कहा कि खासकर जो शिया हैं उनके पर यह जंग मुसल्लत की गई, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारा रिस्पांस भी वैसा ही होगा। उन्होंने कहा है कि मैं तमाम अपनी कैपेबिलिटीज ईरान की मोबिलाइज करने का ऑर्डर जारी कर रहा हूं, और यह हमारे पर जिम्मेदारी है, ग्रेटर ऑब्लिगेशन है, सबसे बड़ा फर्ज हमारे पर यह है कि हम सुप्रीम लीडर का जब बदला लेंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम तमाम दुनिया के ममालिक को खबरदार कर रहे हैं कि हमारा रिस्पांस होगा। और दूसरा, ये दुनिया देख ले कि रूल ऑफ द ठग्स, बदमाशों का और जो एरोगेंट हैं उनका इक्तदार दुनिया में। बदमाश अब जो मुल्कों के सरबराहान को उठवा लेते हैं और उनको मार देते हैं, ये बदमाश अब दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये दुनिया का आज ग्लोबल लेवल है, ये आज की दुनिया है। तो दुनिया को डिस्टेबलाइज किस लिए किया जा रहा है, मुझे बताइए। खित्ते को डिस्टेबलाइज किस लिए किया जा रहा है? इस वक्त हजारों फ्लाइट्स रीजन में कैंसिल हो चुकी हैं, लोग मुश्किल में हैं। इस सब की मुहर्रकात के पीछे वजह क्या है? वो वॉर क्रिमिनल जिसको दुनिया ने, अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी खामनाई जो है इसने अपने हजारों लोगों को मारा है। तो आप देख रहे हैं कि खामनाई को डेमोनाइज किया जा रहा है। तो नेतन्याहू ने क्या किया है? नेतन्याहू को वेस्ट प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ था ना, तो आज ही के दिन के लिए प्रोटेक्ट किया हुआ था। यही काम उससे करवाना था और पता नहीं और क्या काम वो वेस्ट से करवाएगा और वेस्ट उससे करवाएगा। तो ये आप देखेंगे एक पूरी तरीकाकार हमला किया, असैसिनेट किया, ऊपर से कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहा है ये सबसे इवल मैन ऑन द प्लैनेट था। तो जाहिर है वेस्ट ये थोड़ी कहेगा कि हमने बहुत अच्छे बंदे को जब वो मार दिया है, बड़ा कारनामा हमने किया है। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि हिटलर भी इसीलिए उसको डेमोनाइज किया कि वो शिकस्त खा गया था, वगरना आज तारीख किसी और अंदाज में लिखी जा रही होगी। और हिटलर ने चूंकि यूरोप पर अटैक किया था इसलिए मसला पैदा हो गया। तो उधर वेस्ट और यूरोप और अमेरिका का आपस में फटा है, लेकिन इधर वो इकट्ठे हैं। ओआईसी वर्ल्ड पर को जब तबाह बर्बाद करना हो, इधर वो इकट्ठे हैं। ईरान के स्पीकर ने यह कहा है कि हमने तमाम सिनेरियोज की तैयारी कर रखी थी, और पोस्ट खामनाई जो फेज है कि अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बना दिया गया तो उसके लिए भी हम ऑलरेडी तैयार थे। तो इसलिए ईरान इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, एज अ कंट्री ऑपरेट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, एज अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। सोफिस्टिकेटेड हमले ईरान के जारी हैं। तो अगर ये 5-7 दिन ईरान खींच गया, इसको 10 दिन खींच गया, तो उसके बाद ट्रम्प साहब किस पोजीशन में खड़े होंगे जरा ये देख लें। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया और ये 10 दिन अगर फ्लाइट्स बंद रही, तो उसके बाद रीजन कहां खड़ा होगा और उसके वेस्टर्न इत्तेहादी कहां खड़े होंगे, वो भी जरा ये देख लें। तो अब ये बात सिर्फ इस बात पे है कि ईरान इसको कितना खींच सकता है। वो 2-4-5-7 दिन में, मैक्सिमम 7-8 दिन में उनकी तैयारी होगी, लेकिन उसमें भी उनको डैमेज बहुत हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो 7-10 दिन की तैयारी करके आए होंगे। लेकिन अगर ईरान इसमें मुसलसल इंटेंसिव हमले जारी रखा तो 10 दिन भी उनके लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे। 10 दिन के बाद सूरत हाल बिल्कुल आपको दूसरी तरफ जब नजर आएगी और ईरान की साइड पर आपको नजर आएगी। इस वक्त भी ईरान के हमले जो जारी हैं। चाइना का जो स्टेटमेंट आ रहा है, चाइना ने कहा कि अमेरिका की 240 साल हिस्ट्री के अंदर जो है, ये हर वक्त ये जंगों में रहा है। 240 साल की हिस्ट्री के अंदर 800 इसकी गैर मुल्की बेसेस हैं, और ये दुनिया में टर्मोइल का, इंस्टेबिलिटी का, जंगों का सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका है, चाइना कह रहा है। 800 बेसेस हैं इनकी, और ये दुनिया में अमन के दाई हैं। अली लरिजानी ने कहा है कि हम अमेरिका और इजराइल पर ऐसी ताकत के साथ हमला करेंगे कि इन्होंने आज तक ऐसी ताकत ना देखी होगी, ऐसी ताकत एक्सपीरियंस ना की होगी, सोची ना होगी। इस ताकत के साथ अब हम अमेरिका और इजराइल पर हमला करेंगे। हमला करके दिखाना पड़ेगा, बातों से कुछ नहीं होगा, और ईरान बातें कर भी नहीं रहा, लेकिन अब करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, और ऐसी ताकत जब वो दिखाना पड़ेगी। और अगेन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो लीडरशिप है ईरान की या रेजिस्टेंस की जो लीडरशिप है, उनको अटैक करके इजराइल और अमेरिका डीमोरलाइज करना चाहते हैं। क्या हमास की, हिजबुल्लाह की, यमन की लीडरशिप को निशाना बनाकर क्या उनके हमले रुक गए? उनकी जगह पर नई लीडरशिप तैयार बैठी होती है। तो ईरान ने यह अनाउंस किया है कि अगले जो आने वाले
1 से 2 घंटा है, इसमें हम अपनी तारीख का सबसे फिरोशियस अटैक जब वो अमेरिकी बेसिस के ऊपर करने जा रहे हैं, तारीख का सबसे बड़ा हमला अमेरिकी बेसिस के ऊपर करने जा रहे हैं। तो ईरान का इस वक्त मकसद यह है कि इन बेसिस को मलबे का ढेर बना दिया जाए, ये बिल्कुल नकारा हो जाए और बोरिया बिस्तरा इनको यहां से गोल करना पड़े। इन बेसिस का तो अब मकुट हब दे मुकम्मल तौर पर। वो कह रहे हैं हम बहुत फिरोशियस अटैक जब वो अपनी तारीख का सबसे बड़ा हमला इन पर करने जा रहे हैं, इन बेसिस के ऊपर। और उन्होंने कहा कि अंटिल द लास्ट ब्रेथ हम लड़ना जो जारी रखेंगे। अच्छा, अब जनाब अली बरतानिया ये कह रहा है कि ईरान ने मिसाइल फायर किए हैं, ड्रोन्स भेजे हैं साइप्रस में जो बरतानिया की बेसिस हैं, अमेरिका भी वहां पर मौजूद है। और वो कह रहे हैं कि हमारे थाउजेंड्स ऑफ फौजी, बरतानिया कह रहा है हमारे थाउजेंड ऑफ फौजी यहां पर मौजूद हैं और उनसे चंद मीटर दूर ये मिसाइल और ड्रोन जब वो आकर गिरे। ईरान लॉन्च्ड 2 मिसाइल्स टुवर्ड यूएस एंड ब्रिटिश बेसिस इन साइप्रस। सेम टाइम पर ईरान ने बहरीन में जहां पर बरतानिया के फौजी मौजूद हैं उसके करीब भी अटैक किया है। अच्छा, अब ये बात बड़ी संगीन है। अब देखें, रीजन से हम यूरोप में चले गए। साइप्रस इज पार्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन, मेंबर है यूरोपीय यूनियन का। अच्छा, चूंकि आपको पता है साइप्रस का अलायंस किसके साथ अब बना है? इजराइल के साथ। साइप्रस में कौन बैठा हुआ है? बरतानिया में बैठा हुआ है, इजराइल भी बैठा हुआ है। ये एयर डिफेंस और सारा कुछ मिलिट्री, सारा कुछ वो इजराइल वहां पर मौजूद है। और जो गजा में बमबारी सारा हो रही थी, तो सारी जो सप्लाई आ रही थी वो वाया साइप्रस आ रही थी। तो देखें, फिर बात तो ये है ना कि ईरान ही में वो जिगरा हुआ है, ईरान ही में वो विल हुई है, ईरान ही में वो कैपेबिलिटी हुई है कि वो फिर एक एक को जाकर हिसाब कर सके। अब बाकी ईरान का क्या रहता है क्या नहीं रहता, ईरान तो जंग में नहीं ना कूदा है, अब जंग उस पर मुसल्लत हुई है भाई, जंग मुसल्लत हुई है, तो अब वो जाकर एक एक को सबक जरूर सिखा रहा है। जंग ईरान में मुसल्लत की गई है और ईरान जंग उनके हर एक घर तक लेकर जा रहा है। जंग अब उसने साइप्रस भी पहुंचा दी है। और अब अगली जो खबर है कि जिबूती में सब अलर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिबूती एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबकी बेसेस हैं, एंड चाइना की जो ओनली बेस है अपने मुल्क से बाहर वो जिबूती में है, और इटली है और फ्रांस है और यूरोप है और अमेरिका है, सब जिबूती में बैठे हुए हैं। तो जिबूती में इस वक्त है अलर्ट। तो आप देख रहे हैं जिबूती इज नॉट मिडिल ईस्ट, साइप्रस इज नॉट मिडिल ईस्ट। तो अब मिडिल ईस्ट से हम बाहर निकल रहे हैं।